कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर 20। एट लास्ट हम आ गए हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं हमने पूरा डिटेल में देखा। अब देखते हैं हमारे क्या क्या यूजेस हैं, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस हम देखने जा रहे हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज होते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस हमारी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम लाइफ की इमेजिनेशन नहीं कर सकते। उसके अंदर जो मोस्ट यूजफुल कंपाउंड है क्लोरोफिल, वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम। इसी तरह से विटामिन B12 जो हमारी बॉडी में, तरह तरह के एनिमल्स की बॉडी में बहुत सारे काम करता है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ CO। कोबाल्ट, इसके अंदर कोबाल्ट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता रहता है, मेनली +1 और +3 में रहता है, कभी कभी +2 में भी जाता है। कोबाल्ट +1 या +2 या +3 का कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह से हीमोग्लोबिन जो हमारे आरबीसी का एसेंशियल कंपोनेंट है, जिससे हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जो बॉडी है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन के थ्रू कर पाती है, वो Fe+2 का एक कॉम्प्लेक्स है। इस तरह से ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो आप बॉटनी के अंदर पढ़ते हो, प्लांट्स के अंदर होता है ETS, वो ETS जो है उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज होते हैं। जैसे उसमें एक प्लास्टोसाइनिन यूज होता है जो कि Copper+2 का कॉम्प्लेक्स है। साइटोक्रोम C यूज होता है जो कि Fe+2 का कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह से जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो भी एक कॉम्प्लेक्स है Zn+2 का। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है हमारे अंदर बायोलॉजिकल फंक्शंस करते रहते हैं, एज ए बायोमोलिक्यूल हमारे अंदर मिलते हैं और वो हमारे अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में करते रहते हैं। मेडिसिन के रूप में भी बहुत सारे यूज हो रहे हैं, जैसे सिस्प्लेटिन जो कि PtCl2NH3 का सिस फॉर्म है। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, सिस और ट्रांस। ट्रांस किसी काम का नहीं है मेडिसिन के रूप में, लेकिन सिस फॉर्म जो है वो कैंसर की ट्यूमर को ठीक करने में काम आता है। एंटी कैंसर मेडिसिन के रूप में ट्यूमर को कंट्रोल करने में, ट्यूमर की ग्रोथ को रोकने में काम में लिया जाता है। इसी तरह से एडिटा-4 जो है, एडिटा-4 ये एक लिगेंड है, बहुत ही फेमस लिगेंड है, हेक्साडेनाइड लिगेंड। ये लेड पॉइजनिंग को दूर करने में काम आता है। हम लेड की अगर पॉइजनिंग हो गई हमारे अंदर तो हम एडिटा-4 का जो है ना वो सॉल्यूशन लेते हैं, जिससे कि एडिटा-4 Pb+2 के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना करके उसके पॉइजनस इफेक्ट को कम कर देता है और कंट्रोल करता है। इसी तरह से ऑर्गेनो आर्सेनिक कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, जो आर्सेनिक के कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो सिफिलिस में रेमेडी के रूप में काम लिए जाते हैं। इसी तरह से अगर हमारी बॉडी के अंदर Copper+2, Fe+2 ये जो मेटल्स हैं, अगर इनकी एक्सेस हो जाए तो टॉक्सिसिटी होती है इनके अंदर, इनका टॉक्सिक इफेक्ट होता है। अगर कुछ अमाउंट में तो जरूरत होते हैं, लेकिन ज्यादा अमाउंट के अंदर ये टॉक्सिक इफेक्ट दिखलाने लग जाते हैं। तो इनके टॉक्सिक इफेक्ट को अगर अपने को दूर करना है तो हम कीलेटिंग लिगेंड्स को लेकर के बॉडी के अंदर इनके साथ इनका कॉम्प्लेक्स बना करके फिर हम इनको जो है वो इनको रिमूव करते हैं, इसके टॉक्सिक इफेक्ट को दूर करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मेटलर्जी के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत यूज होती है, जगह जगह पर यूज होती है। सबसे पहला जो एप्लीकेशन मेटलर्जी के अंदर आता है कि जो हम देखते हैं कंसंट्रेशन का एक प्रोसेस है। मेटलर्जी पूरा डिटेल में बताऊंगा। कंसंट्रेशन का जो प्रोसेस है, कंसंट्रेशन के बहुत सारे प्रोसेस है, उसमें से एक प्रोसेस है लीचिंग, केमिकल सेपरेशन प्रोसेस या लीचिंग। वो जो लीचिंग प्रोसेस है जिसके द्वारा हम फेमस जो कंसंट्रेशन का इसका एग्जाम्पल आता है वो आता है बॉक्साइट का। लीचिंग, केमिकल सेपरेशन प्रोसेस जिसको लीचिंग भी बोलते हैं, और लीचिंग प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या करते हैं हम इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास इम्प्योर बॉक्साइट होता है Al2O3.2H2O, ये इम्प्योर है, इसके अंदर मेनली इम्प्योरिटी मिलती है Fe2O3 की एंड सिलिका की इम्प्योरिटी मिलती है। हमें इस इम्प्योरिटी को हटाना है तो हम इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं, जिसको अपन बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं। बेयर्स प्रोसेस, इस बेयर्स प्रोसेस में हम इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, थोड़ा सा गर्म भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो NaOH है ना, ये इसके साथ तो कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इन दोनों के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता और कॉम्प्लेक्स बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2
प्लस वाटर अलग हो जाता है। और ये जो हमारा ओर है, बॉक्साइट ओर है, ये इसके साथ रिएक्ट करके वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना करके डिसॉल्व हो जाएगा, जबकि जो इंप्योरिटीज है वो इससे रिएक्ट नहीं करेगी, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगी और वो सॉलिड फॉर्म में पड़ी रहेगी। उसको हम सेपरेट कर देंगे, फिल्टर करके सेपरेट आउट कर देंगे और इसको हम सोडियम मेटाल्यूमिनेट को फिर वापस लेकर के इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस करने से जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी मिल जाएगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के पीपीटी को हम सेपरेट करके वापस उसको गर्म करेंगे तो हमें प्योर एनहाइड्रस एल्यूमिना Al2O3 मिल जाएगा। तो यहां पर हमने यूज क्या किया, कॉम्प्लेक्स बना करके हमने इसको इंप्योरिटी से रिमूव किया, जिसको हम केमिकल सेपरेशन प्रोसेस बोलते हैं, लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। वो लीचिंग प्रोसेस जो कि कंसंट्रेशन का एक प्रोसेस है, कंसंट्रेशन के कई प्रोसेस होते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन और एक होता है केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन मेनली कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री पर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर बेस्ड होता है। इसी तरह से मेटलर्जी के अंदर ही एक दूसरा बहुत बढ़िया एग्जांपल आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ Ag एंड Au बाय देयर ओर, है ना। ये जो Ag और Au के जो ओर्स हैं, जैसे Ag2S अर्जेंटाइट जो है उसके अंदर, उससे हमें Ag को एक्सट्रैक्ट करना है तो पहले हम इसकी सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करवा के इसका वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं NaAgCN2 और साथ साथ में जो है वो इसके अंदर अदर को प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स बनाया और इंप्योरिटीज भी रिमूव हो जाती है। इंप्योरिटीज इससे कोई रिएक्शन नहीं करती, 1% एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाते हैं, हल्का सा गर्म करते हैं, एयर पास आउट करते हैं। एयर इसलिए पास आउट करते हैं ताकि को प्रोडक्ट Na2S बनता रहता है ना, वो एयर से रिएक्ट करके Na2SO4 बना करके जो है वो हटता रहता है। खैर इसको हम डिटेल में वहां पढ़ेंगे। मेन बात है कि हमने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट किया इसको, NaCN से रिएक्ट करवा के इस ओर को, ये ओर है ना, और फिर हम इस NaAgCN2 की रिएक्शन करवा देते हैं Zn से। तो Zn क्या करता है, अपना कॉम्प्लेक्स बना लेता है और Ag को इसमें से रिड्यूस करके रिप्लेस कर देता है और हमें Ag मेटल प्राप्त हो जाती है। तो ये जो इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनाइड प्रोसेस, क्योंकि हमने इसमें साइनाइड कंपाउंड का यूज किया इसलिए हम साइनाइड प्रोसेस बोलते हैं। इसको हम मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस भी बोलते हैं। ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे, मेटलर्जी के अंदर पूरा हमारे कोर्स में है। तो ये जो प्रोसेस है साइनाइड प्रोसेस या मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, ये भी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री पर बेस्ड है। एक पहले और को एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट करके फिर उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्यादा एक्टिव मेटल से रिएक्ट करवा के उस ज्यादा रिएक्टिव मेटल का जो है वो कॉम्प्लेक्स बना करके कम रिएक्टिव मेटल को उसके कॉम्प्लेक्स में से रिड्यूस करवा के हम मेटल प्राप्त कर लेते हैं। सेम यही साइनाइड प्रोसेस हम जो है वो Au ओर के लिए भी यूज करते हैं। Au ओर है वो सोडियम साइनाइड से रिएक्ट करके NaAuCN2 बना लेगा और NaAuCN2 यहां पर NaCN की जगह KCN ले लेते हैं तो KAuCN2 बन जाएगा और साथ में को प्रोडक्ट बन जाएंगे, को प्रोडक्ट बन जाते हैं। वो को प्रोडक्ट जो है KAuCN2 को प्रोडक्ट अपना अलग रह जाता है। KAuCN2 को हम अलग कर लेते हैं डिसॉल्व करके, फिर इसकी Zn से रिएक्शन करवाते हैं तो K2ZnCN4 बन करके Au सेपरेट हो जाता है। तो ये भी साइनाइड प्रोसेस ही है। Ag2S से Ag एक्सट्रैक्ट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए Au और गोल्ड के ओर से सोने के जो अयस्क हैं उनसे गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम साइनाइड प्रोसेस यूज करते हैं, जिसमें NaCN या KCN से रिएक्ट करवाते हैं, ओर का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना के उसको Zn से रिएक्ट करवा करके रिड्यूस करवा देते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर बेस्ड है। इसी तरह से प्यूरिफिकेशन, मेटलर्जी के अंदर एक तीसरा यूज और आता है, प्यूरिफिकेशन मेथड, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। इसमें भी हम जो मॉन्ड प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मॉन्ड्स प्रोसेस ऑफ निकल प्यूरिफिकेशन। मॉन्ड्स प्रोसेस ऑफ निकल प्यूरिफिकेशन, निकल का प्यूरिफिकेशन करने का, रिफाइनिंग करने का। इम्प्योर निकल मेटल हमें प्राप्त हो चुकी है लेकिन वो इम्प्योर है, हम उसमें जो अदर मेटल की इम्प्योरिटीज को हटाना चाहते हैं तो हम उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करवा के एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड NaCO4 बनाते हैं। ये वॉलेटाइल कंपाउंड है,
ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है और गर्म करते ही ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वोलेटाइल मेटल कार्बोनाइल है ये। इसको हम गर्म करके सेपरेट कर लेते हैं, इंप्योरिटीज माइनस हो जाती है, माइनस इंप्योरिटीज, और इसको हम सेपरेट करके प्योर NiCO होल 4 को हम सेपरेट करके फिर हम और ज्यादा गर्म करते हैं, और ज्यादा गर्म करते हैं, जितना यहां पर गर्म किया था बनाने के लिए उससे बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, तो ये Ni+4CO अलग हो जाता है और हमारे को प्योर निकल प्राप्त हो जाता है। इम्प्योर था, इससे रिएक्शन करवा के इसने तो इससे रिएक्शन करके ये कंपाउंड बना लिया, इम्प्योरिटीज ने कोई रिएक्शन किया नहीं, गर्म करके डिस्टिलेशन मेथड से इसको अलग कर लिया, इम्प्योरिटीज वहीं पर फ्लास्क में बची रह गई, आसवन विधि से इसको अलग कर लिया, फिर वो जो अलग हुआ डिस्टिलेट के रूप में, आसुत के रूप में, उसको और ज्यादा गर्म किया, जितना बनाते समय गर्म किया था उससे ज्यादा गर्म किया, 400 डिग्री सेल्सियस यहाँ गर्म किया, यहाँ 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म किया, तो ये वापस टूट गया, ये गैस वापस रीयूज कर लेंगे यहाँ पर और प्योर निकल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से मेटलर्जी के अंदर ये सारे यूजेस हैं। फोर्थ एप्लीकेशन आता है इन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एल्कली रेडिकल्स। अपन जानते हैं कोई सॉल्ट एनालिसिस के अंदर अगर अपन को सॉल्ट का कैटायन और एनायन को टेस्ट करने के लिए दिया है, उसको पहचानना है, डिटेक्ट करना है। इन डिटेक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन, कैटायन को अपन पॉजिटिव, आयन को अपन एल्किल रेडिकल बोलते हैं, बेसिक रेडिकल बोलते हैं, भास्मी या क्षारीय मूलक बोलते हैं धनायन को, और जो एनायन है, नेगेटिव आयन है, उसको हम एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। तो जो एल्कली रेडिकल्स हैं, बेसिक रेडिकल्स हैं, उनका जो कंफर्मेटिव टेस्ट करते हैं वो हम या तो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हेल्प से करते हैं या कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ये पर्टिकुलर कलर के होते हैं। हर मेटल आयन जो है वो किसी पर्टिकुलर लिगेंड के साथ किसी पर्टिकुलर कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, या तो सॉल्यूशन बना देगा अगर वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है तो, या पीपीटी बना देगा पर्टिकुलर कलर का, उससे हम पहचान लेंगे। जैसे अगर हमें Ni+2 का कंफर्मेटिव टेस्ट करना है तो हम डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम लिगेंड के साथ इसके सॉल्यूशन को, अगर इसी सॉल्यूशन के अंदर Ni+2 पड़ा और हमें पहचानना है तो हम ये लिगेंड डालेंगे, बेसिक मीडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में डालेंगे, तो अगर Ni+2 प्रेजेंट है तो NiDMG होल ट्वाइस का रेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो DMG डालते ही रेड सॉल्यूशन का मिलना मतलब एल्कली मीडियम में NH4OH की प्रेजेंस में DMG डालने पर रेड सॉल्यूशन मिलना मतलब Ni+2 कंफर्म है उस सॉल्यूशन के अंदर, उस सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट के उस सॉल्यूशन के अंदर Ni+2 है। इसी तरह से कोबाल्ट का कंफर्मेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो कोबाल्ट का कंफर्मेटिव टेस्ट हम कर सकते हैं NH4CNS अमोनियम थायोसाइनेट से रिएक्शन करवा के, तो हमें अमोनियम कोबाल्ट थायोसाइनेट का ब्लू सॉल्यूशन मिल जाएगा। और या हम अगर कोबाल्ट आयन कंटेनिंग, कोई कोबाल्ट आयन कंटेनिंग अगर हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्ट है, तो उस सॉल्ट का हम सॉल्यूशन बना करके उसमें पोटेशियम फेरिसाइनाइड K3FeCN6 जिसमें Fe+3 स्टेट में है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड डालें तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड का जो फेरिसाइनाइड आयन है वो कोबाल्ट के साथ मिलकर के कोबाल्ट फेरिसाइनाइड का रेडिश ब्राउन पीपीटी दे देगा। इसी तरह से जो तीसरा है कोबाल्ट के ये दो कंफर्मेटिव टेस्ट हो गए। इसी तरह से अगर हम Fe+3 का कंफर्मेटिव टेस्ट करना चाहते हैं, Fe+3 का कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ Fe+3, तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास Fe+3 सॉल्यूशन है, कोई भी मान लीजिए जैसे FeCl3 है मेरे पास, और मैं अगर उसकी रिएक्शन पोटेशियम फेरिसाइनाइड से पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 से करवा दूं, K4FeCN6 से करवा दूं, तो फेरिक जो आयन है वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड से रिएक्शन करके फेरी फेरोसाइनाइड FeCN6 पे -4 है, यहाँ पर +3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा Fe4FeCN6 होल थ्राइस, और साथ में बन जाएगा आपके KCl, है ना। इसका अब यहाँ पर बाहर भी है तो इसका ब्लू कलर का, ये आप जानते हो बहुत ही फेमस कंपाउंड है ना, फेरोफेरिसाइनाइड, फेरीफेरोसाइनाइड, इसका हमें फेरीफेरोसाइनाइड का हमें ब्लू सॉल्यूशन मिल जाएगा, ब्लू सॉल्यूशन और पीपीटी मिल जाएगा। थोड़ी अमाउंट में होगा तो सॉल्यूशन मिलेगा, ज्यादा अमाउंट में बनेगा तो पीपीटी बन जाएगा। तो फेरीफेरोसाइनाइड का ब्लू सॉल्यूशन मिल जाता है, तो फेरिक आयन का कंफर्मेटिव टेस्ट हो जाएगा ये। इसी तरह से अगर अपन को Zn+2 का कंफर्मेटिव टेस्ट करना है तो ZnCl2 या Zn+2 कंटेनिंग कोई भी Zn का सॉल्ट है, जैसे ZnCl2 ले लिया मैंने, उसकी रिएक्शन अगर पोटेशियम फेरोसाइनाइड से करवा दो, K4FeCN6 से करवा दो, तो
Zn2FeCN6 का अपने को व्हाइट पीपीटी मिल जाता है, व्हाइट पीपीटी मिल जाता है और साथ में KCl मिल जाएगा। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स जो है Zn+2 है, फेरोसाइनाइड में -4 है, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट जाएगी और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ये बना देगा। ये आप फॉर्मूला का बनाना जान लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ वैलेंसी से Zn2 प्लस है, FeCN6 -4 है ना। तो वैलेंसी जो है इसकी 2 है, इसकी नेगेटिव वैलेंसी 4 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा Zn2FeCN6। तो इस तरह से आयन मालूम हो तो उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा करके आप फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट बना सकते हो। तो Zn का ये व्हाइट पीपीटी, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड अगर किसी सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके, सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके व्हाइट पीपीटी दे रहा है तो सॉल्ट में Zn है। अगर पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है वो ब्लू सॉल्यूशन या ब्लू पीपीटी दे रहा है तो उस सॉल्यूशन के अंदर Fe+3 आयन है। इसी तरह से हम जो है एक और कंफर्मेटिव टेस्ट याद कर लेते हैं। ये कुछ कंफर्मेटिव टेस्ट मैं आपको याद करवा रहा हूं जो आपके जो सॉल्ट एनालिसिस है उसमें बहुत काम आएंगे। कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ Cu+2 आयन, कॉपर आयन का कंफर्मेटिव टेस्ट। कॉपर आयन के 2 कंफर्मेटिव टेस्ट है, बड़े फेमस है दोनों। अगर Copper+2 कंटेनिंग कोई भी सॉल्ट है हमारे पास, जैसे कॉपर सल्फेट ही मान लीजिए, और हम उसकी रिएक्शन NH4OH से करवा देते हैं तो अपन जानते हैं CuNH3 4SO4 टेट्राइमीन कॉपर सल्फेट बन जाएगा और इसका डीप ब्लू सॉल्यूशन मिल जाएगा, डीप ब्लू सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर किसी सॉल्ट कंटेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा करके बैलेंस कर लोगे रिएक्शन को, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन रिएक्शन करवाने पर अगर डीप ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन बन रहा है कॉम्प्लेक्स का तो वो Copper+2 का कंफर्मेटिव टेस्ट है। इसी तरह से अगर Copper+2 सॉल्ट जो है वो फेरोसाइनाइड, फिर वही कॉपर सल्फेट जो है इसको अगर अपन पोटेशियम फेरोसाइनाइड से रिएक्शन करवा दें Fe4FeCN6 से तो कॉपर यहां जाएगा पोटेशियम की जगह और पोटेशियम जो है कॉपर की जगह आ जाएगा। 2CuSO4 लेंगे तो बन जाएगा Cu2FeCN6 प्लस 2K2SO4। रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। 2K2SO4 प्लस जो है वो Cu2FeCN कॉपर फेरोसाइनाइड, इसको क्या बोलेंगे? कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड। इसका चॉकलेटी पीपीटी मिल जाएगा। जब भी जनरली आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक चीज नोट करोगे कि बाहर भी अगर डी ब्लॉक आयन है, बाहर अगर डी ब्लॉक आयन नहीं है, कॉम्प्लेक्स के अंदर ही डी ब्लॉक मेटल है, बाहर जो आयनाइजेशन स्फीयर में कोई डी ब्लॉक मेटल नहीं है, या तो एस ब्लॉक मेटल है या कोई नॉन मेटल है, तब तो वो वाटर सॉल्विंग होता है, तब वो वाटर में सॉल्यूबल होता है, वाटर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन अगर आयनाइजेशन स्फीयर में बाहर भी कैटाइन के रूप में, पॉजिटिव आयन के रूप में डी ब्लॉक मेटल आ जाए तो फिर वो जो कॉम्प्लेक्स है इसकी वजह से तो ये वाटर सॉल्यूबल है, लेकिन इसकी वजह से वाटर इनसॉल्यूबल हो जाएगा। आयोनाइजेशन स्फीयर के रूप में जब भी डी ब्लॉक का कैटाइन होगा तब वो कॉम्प्लेक्स भी फिर वाटर सॉल्यूबल नहीं होकर के वाटर में पीपीटी बनाएगा, वाटर इनसॉल्यूबल होगा। जैसे यहाँ चॉकलेटी पीपीटी, जहां पर बाहर भी Fe आया था, बाहर कॉपर आया था, बाहर Zn आया था, वहां पीपीटी बना था। और अंदर अगर केवल कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर मेटल के अंदर जो है वो अगर सिर्फ अंदर ही मेटल डी ब्लॉक मेटल है, बाहर आयनाइजेशन स्फीयर में कोई एस ब्लॉक मेटल है या कोई नॉन मेटल है तो वो वाटर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस तरह से ये 5 कंफर्मेटिव टेस्ट आपने याद किए। नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी आजकल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यूज करने लगे हैं। पहले सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर AgNO3 यूज करते थे, आजकल उसकी जगह अपन जो है वो AgCN2- कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं। इससे ज्यादा स्मूथली और बहुत ही एफिशिएंटली, बहुत इफेक्टिवली सिल्वर की प्लेटिंग होती है। इसी तरह से गोल्ड की प्लेटिंग में पहले जब गोल्ड के अदर कंपाउंड्स यूज किए जाते थे उसकी जगह आजकल गोल्ड का जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड AuCN2-1 यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में किसी भी मेटल पर सिल्वर की प्लेटिंग करनी है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है या गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो अपन जो है कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो कैटलिस्ट के रूप में यूजफुल है। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल जिस पर काफी बार क्वेश्चन आ चुका है वो बताया जा रहा है आपको। RHClPPS3 होल थ्राइस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन
का और क्लोराइडो के साथ कॉम्प्लेक्स है ये रोडियम का, ये विल्किंसंस कैटलिस्ट कहलाता है। और इस विल्किंसंस कैटलिस्ट का जो यूज है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन करवा के एल्केन बनाने में आप इसको यूज कर सकते हो। इसी तरह से और बहुत सारे, तो एक एग्जांपल बताया है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैटलिस्ट के रूप में भी यूज होते हैं। नेक्स्ट जो यूज है इन एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के बारे में आपने पढ़ रखा है। हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स या क्लोराइड्स या सल्फेट्स जो है वो डिजोल्व रहते हैं, इनकी वजह से हार्डनेस होती है। दो तरह की हार्डनेस होती है, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस होती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से, और परमानेंट हार्डनेस होती है कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से। अब इस हार्डनेस को हम एस्टिमेट करना चाहते हैं, मापना चाहते हैं टाइट्रेशन मेथड से। तो हम इस हार्डनेस को मापने के लिए, अगर क्योंकि हार्डनेस है तो कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन तो होगा ही होगा, तो हम उन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जितने भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है तो दोनों को हम एडिटा कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करवा के कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन कंटेनिंग हार्ड वाटर को एटा -4 के साथ टाइट्रेट करवाते हैं, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के एडिटा कॉम्प्लेक्स बन करके उनका प्रेसिपिटेट बनना चालू जाता है। जब तक हम एडिटा मिलाते रहते हैं, जब तक कि प्रेसिपिटेशन मिलता रहे, जब प्रेसिपिटेशन मिलना बंद हो जाता है टाइट्रेशन रोक देते हैं। उस प्रेसिपिटेशन को हम मेजर करके कि इतना प्रेसिपिटेट मिला है, इसका मतलब इतना कैल्शियम इतना मैग्नीशियम अंदर था, हम हार्डनेस ऑफ वाटर मेजर कर लेते हैं। और लास्ट में एक यूज और आता है, 9th यूज, जो आप लोग लिख लीजिए, फोटोग्राफी के अंदर। फोटोग्राफी फिल्म में भी काम आता है। इन फोटोग्राफी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज होते हैं। फोटोग्राफी के अंदर कहाँ यूज होता है? देखिए, फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है उस पे AGBR की लेयरिंग की भी होती है। उस पे हम फोटोग्राफिक फिल्म जो होता है, आजकल तो ये फिल्म वाला जो है ना वो फोटोग्राफिक मेथड ही खत्म हो गया, लेकिन पुराना जो ओल्ड मेथड था जिसके अंदर फोटोग्राफिक फिल्म यूज होती थी, आज भी एक्सरे फिल्म और अदर जगह पर यूज होती है। तो वहां पर फोटोग्राफिक फिल्म पे फोटो सेंसिटिव मटेरियल का जो लेयरिंग किया हुआ होता है, और जो नॉर्मल फोटोग्राफिक फिल्म होती है उस पर जो लेयरिंग की होती है वो AGBR की भी होती है। जैसे मान लीजिए ये AGBR की लेयरिंग की हुई फोटोग्राफिक फिल्म है, इस पर जैसे ही हम इस फिल्म को किसी विजन के सामने लाते हैं, इस विजन के सामने लाते हैं, तो इस पर जो है वो कोई फोटोग्राफ जो है इस पर जो है वो हो जाता है, इस पे प्रिंट हो जाता है। जैसे ही लाइट इस पर गिरती है, उस विजन से लाइट गिरती है, तो विजन से मिलने वाली अलग अलग इंटेंसिटी अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जो है AGBR को अलग अलग तरह से डिकम्पोज करती है, और AGBR के डिकम्पोजिशन पे उस पे फोटो जो है वो प्रिंट हो जाता है केमिकली। लेकिन अभी भी AGBR पड़ा है, जो अनडिकम्पोज्ड AGBR पड़ा है, इसलिए इस फोटोग्राफिक फिल्म को हम अभी सीधा लाइट में नहीं ला सकते, वरना वो AGBR और जो अनडिकम्पोज्ड जो AGBR है वो और डिकम्पोज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, और प्रिंट जो है उस पे दूसरे विजन जो है वो सुपर इम्पोज हो जाएगा, और वो फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो खराब हो जाएगी, पूरी तरह से AGBR डिकम्पोज हो जाएगा। विजन से मिलने वाला अलग अलग लाइट वाला AGBR अलग अलग तरह से डिकम्पोज करे, तभी तक विजन उस पर प्रिंटेड है। तो हम क्या करते हैं, उसको लाइट में लाने से पहले उस नेगेटिव प्रिंट को, उस फोटोग्राफिक फिल्म को हम क्या करते हैं कि एक सॉल्यूशन में से डुबोते हैं, डिप करते हैं, भिगोते हैं, पूरा उस फिल्म को पूरे सॉल्यूशन में से डुबोते हैं। उसको बोलते हैं Na2H2O3 सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं हाइपो सॉल्यूशन। हाइपो सॉल्यूशन को फोटोग्राफिक Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो बोला जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन या हाइपो सॉल्यूशन में से पास आउट करवाने पर क्या होता है कि जो बाकी AGBR है जो डिकम्पोज नहीं हुआ है, AGBR जो है वो लाइट गिरते ही, लाइट की हेल्प से इतना फोटो सेंसिटिव है, इतना लाइट के प्रति सेंसिटिव है कि Ag+Br2 के रूप में टूट जाता है, और Ag वहां पर प्रेसिपिटेट हो जाता है, और Ag के प्रेसिपिटेट के रूप में विजन वहां पर जो है वो प्रिंट हो गया। अब Ag जो है वो तो विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो एक्स्ट्रा AGBR है उसको हटाना जरूरी है। उस एक्स्ट्रा AGBR को हटाने के लिए हाइपो सॉल्यूशन में से इस प्रिंट को, इस फोटोग्राफिक फिल्म को पास आउट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि AGBR जो अनडिकम्पोज्ड एक्स्ट्रा AGBR है, जो विजन को प्रिंट करने में काम नहीं आया, Ag के रूप में PPT के रूप में नहीं कन्वर्ट हुआ, वो क्या करता है, इस सोडियम हाइपो सॉल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्शन करके AgH2O3
होल ट्वाइस ये NaAgH2O3 होल ट्वाइस कॉम्प्लेक्स बना लेता है। H2O3 पर -2 है, Na पर जो है वो Ag पर +1 है, तो इस पर -3 आ जाता है, यहाँ Na2 बन जाता है, प्लस साथ में NaBr जो है वो भी साथ में बन जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा AgBr है ये इस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होकर के वहां से हट जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म को हम धोते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटोग्राफिक फिल्म को धोना, है ना। उस फोटोग्राफिक फिल्म को सोडियम थायोसल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन हाइपो सॉल्यूशन से वॉश आउट करने से सोडियम थायोसल्फेट रिएक्शन करके, सोडियम थायोसल्फेट जो है वो रिएक्शन करके क्या करता है, इसको इस AgBr को वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करके हम वहां से हटा देते हैं। जितना Ag प्रेसिपिटेटेड है वो प्रेसिपिटेट रहता है, बाकी AgBr हट जाता है, जिससे अब वो प्रिंट फिक्स हो गया, अब वो विजन उस पर फिक्स हो गया प्रिंट, अब और ज्यादा AgBr रहा ही नहीं, तो अब वो फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो फोटो सेंसिटिव नहीं रही। अब आप उसको लाइट में भी बाहर लाओगे तो उस पर वो जो विजन प्रिंटेड है वो प्रिंटेड ही रहेगा, उस पर कोई नया विजन सुपर इम्पोज नहीं होगा। और इसीलिए इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं फिक्सर सॉल्यूशन। फिक्सर सॉल्यूशन क्या करता है, एक्स्ट्रा AgBr को हटा के जो प्रिंट उस पर प्रिंटेड हो रखा है, जो विजन उस पर प्रिंट हो रखा है उसको फिक्स कर देता है, इसलिए इसको फिक्सर सॉल्यूशन कहा जाता है, हाइपो सॉल्यूशन को, सोडियम थायोसल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को। और ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के एक्स्ट्रा AgBr को हटाता है, और एक्स्ट्रा AgBr को हटाने के बाद फोटोग्राफिक फिल्म पे जो विजन प्रिंटेड है उस पे वो फिक्स हो जाता है, और अब हम उस फोटोग्राफिक फिल्म को बाहर लाइट में भी ला सकते हैं, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नया विजन उस पर प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि अब AgBr रहा ही नहीं। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ये हमने कुछ टेक्निकल यूजेस देखे। इसके अलावा जितने भी बहुत सारी डाइज हैं वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो हम कपड़ों पर डाइज करते हैं, डाइंग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। बहुत सारे कलर पेंट्स जो हैं वो भी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। तो इस तरह से हमारी जो कलर एंड डाइंग इंडस्ट्री है इसमें काम आता है। जो फैब्रिक, जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके अंदर काम आता है फैब्रिक को कलर करने के लिए, जो कपड़ों पे जो रंग चढ़ाया जाता है, जो कलर पेंट किया जाता है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेडिसिनल यूजेस के हैं, मेटलर्जी में यूज आते हैं, कैटलिस्ट के रूप में यूज आते हैं। तो वेराइटी ऑफ वास्ट यूज है इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। ये हमने कंप्लीट किया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के यूजेस के साथ हमारा ये चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब इसके डाउट्स आप लोग सॉल्व करके, जो भी डाउट्स है क्वेश्चन बैंक आपको पूरा मिल जाएगा, नोट्स भी पूरे मिल जाएंगे, उनको पढ़ करके जहां जहां जो डाउट्स है वो आप मेरे से पूछेंगे।